नमस्ते बच्चों। आज हम कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहास के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा कि मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उनमें आर्थिक नियतिवाद का या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विचार के आधार पर मार्क्स के समस्त विचार जो है वो घूमते हैं। मार्क्स ने सामाजिक जीवन का, समाज का और समस्त सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत का प्रयोग किया। उसका यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का ही एक विस्तृत रूप कहा जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स ने भौतिकवाद की जो मुख्य सामग्री है उसको उसने मानव बताया और मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक पदार्थ को उसने बताया और इस आधार पर उसने राजनीतिक सिद्धांत में उसने भौतिक सिद्धांतों को या यंत्र को महत्व देकर उसने राजनीतिक विज्ञान में या राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में एक नए सिद्धांत को या एक नई विचारधारा को जन्म दिया। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो भौतिकवादी थी, वह पदार्थों पर आधारित थी। वो यंत्र जो है एक प्रकार से यांत्रिक जो व्यवस्था होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना पोषण करता है उस पर उसने बल दिया। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है और उस आर्थिक व्यवस्था के आधार पर अन्य व्यवस्थाओं जैसे सांस्कृतिक, क्रांतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि व्यवस्थाएं जो है प्रभावित होती है और निर्धारित होती है। तो इस प्रकार हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या या भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और उसकी कुछ मुख्य बातें हैं या कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहला, उत्पादन मानव की सर्वोत्तम क्रिया है। इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया और उसने बताया कि इतिहास के ये जो भौतिकवाद है वो इतिहास में अर्थ की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। तो ये मानव को जीवित रहने के लिए जो अर्थ है वो प्रेरित करता है और इस आधार पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। तो ये सारी भौतिक आवश्यकताएं जो है वो मानव के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है और मानव का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों से वो अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना उत्पादन कर सकता है। इसलिए उत्पादन को उसने मानव जीवन की एक सर्वोत्तम प्रक्रिया माना है, क्योंकि इस उत्पादन के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के लिए आवश्यकताएं जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वह पूरी कर सकता है। तो इस प्रकार उसका मानना था कि मानव जो है वो सारे समूह में मिलकर उत्पादन को करता है, इसलिए वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहता है कि मानव जो भी प्रयास करता है वो एक प्रकार से सामूहिक होते हैं या समाज के सामूहिक प्रयासों का फल होते हैं। दूसरी विशेषता उसने बताई है, समाज हमेशा दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने, जैसा कि हमने पढ़ा है कि उसने इतिहास का प्रयोग किया विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए या फिर मानव इतिहास में जो विभिन्न संघर्ष की, उत्थान पतन की जो कहानियाँ घटित हुई है उसके लिए उसने इतिहास को देखा जाके और ऐतिहासिक रूप से उसने यह बताया कि समाज में इतिहास की हर अवस्था में दो विभिन्न विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है या समाज हमेशा दो विरोधी वर्गों में विभाजित रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज अपने सभी सदस्यों को कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी व्यक्ति जो है वो पर्याप्त उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोग निर्धन होते हैं, कुछ लोग अमीर और धनवान होते हैं। तो इस प्रकार के असंतोष एक इस प्रकार की विषमता और असंतोष जो समाज में उत्पन्न होता है वह समाज में आंतरिक दबाव और संघर्ष का हमेशा कारण रहा है। तो इसलिए वह कहता है कि जब मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता कि उसकी असंतुष्ट आवश्यकताएं, उत्पादन की जो दोषपूर्ण प्रणालियाँ होती है जिसमें दो विभिन्न विरोधी वर्गों का जन्म होता है, उसमें वह यह कहता है कि उसकी आवश्यकताएं जो है वह पूरी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने
यह कहा है कि धर्म के प्रभाव के कारण समाज में एक दोषपूर्ण या दूषित आर्थिक प्रणाली का अस्तित्व रहा है, और यह उत्पादन की शक्तियों जो उत्पादन के जो स्वामी होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो धनिक वर्ग होते हैं, वह उनके हितों की सुरक्षा के लिए धर्म की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर धर्म को एक प्रकार से अफीम के रूप में परिभाषित किया है, जो कि शोषक को शोषित के लिए पिला दी जाती है, ताकि उस शोषित वर्ग की उस असंपन्न या विपन्न जो असंतुष्ट वर्ग होता है, जो निर्धन वर्ग होता है, ताकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज में हमेशा दो वर्ग विद्यमान रहे हैं, एक तो संपन्न और दूसरा विपन्न, एक शोषक दूसरा शोषित। तो इस प्रकार वो यह कहता है कि जिसके पास उत्पादन के साधन थे, जिसने उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व कर लिया, वो संपन्न वर्ग बन गया, और जो उससे वंचित हो गया वो विपन्न वर्ग बन गया। एक शोषक कहलाया, दूसरा शोषित कहलाया। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो उत्पादन की जो क्षमता है, उसने सभी संस्थाओं पर सामाजिक, क्रांतिक, धार्मिक, कानूनी आदि सभी पर अपना प्रभाव डाला, और सभी संस्थाओं में उसने भेदभाव को और असंतोष को जन्म दिया है। फिर तीसरा जो उसने मेन महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताया है अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में, वह है मानव इतिहास की 6 अवस्थाएं। तो यहाँ पर जो ऊपर उसने जो वर्णन किया है कि इतिहास में समाज में विभिन्न दो विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है, या समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित रहा है, उसी आधार पर उसने इतिहास की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं। तो जो मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं को जो प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, उसमें मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और उन अवस्थाओं को कार्ल मार्क्स ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहली अवस्था है आदिम समाज की साम्य एशियाटिक अवस्था, यानी कि आदिम समाज की, इसका जो नाम है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसने जो वर्णन किया है वह है आदिम साम्यवादी एशियाटिक अवस्था। इसका नाम है आदिम साम्यवादी एशियाटिक अवस्था। तो इसमें उत्पादन के साधन या शक्तियाँ कम होती थी, और इसमें ये आदिम अवस्था थी। तो इसमें भोजन को प्राप्त करने के लिए एक शिकार एकमात्र मनुष्य के लिए एक साधन हुआ करता था, और ये साधन उस समय जो हथियार होते थे वो प्रारंभिक होते थे, और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हुआ करता था। उसमें न कोई शासक था, न शासित था, न शोषक था, न शोषित था। इसलिए उसने इसको आदिम साम्यवादी एशियाटिक अवस्था बताया है। दूसरी अवस्था प्राचीन अवस्था, इस अवस्था को उसने दास अवस्था कहा है। इस दास अवस्था में उसने कहा कि कृषि का विकास शुरू हुआ, और समाज यहाँ पर 2 वर्गों में विभाजित हो गया, एक जमींदार और दूसरा कृषक। तो इस प्रकार हम देखें कि उसने एथेंस के यूनान के जो नगर राज्य थे उसको इसका उदाहरण बताया है। तीसरी अवस्था सामंतवादी अवस्था थी। इस अवस्था में उसने कहा कि मध्यम वर्ग का विकास होने से समाज में 3 वर्ग उत्पन्न हो गए, उच्च, मध्यम और भूदास। तो इस प्रकार उसने इस अवस्था का वर्णन किया है, जो इतिहास में कभी विद्यमान थी 13वीं और 14वीं शताब्दियों में। चौथी अवस्था उसने बताई पूंजीवादी अवस्था। यह पूंजीवादी अवस्था सामंतवादी अवस्था के पतन के बाद प्रारंभ होती है, और यहीं से पूंजीवाद का विकास वह मानता है। और यहाँ पर उसने यही कहा कि यहाँ पर चूँकि औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई, जिसमें भाप, बिजली, अन्य तकनीकी ज्ञान के विकास के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, समाज में 2 वर्ग में बंट गया समाज, एक पूंजीवादी और दूसरा श्रमिक या कृषि या फिर सर्वहारा वर्ग। और इन वर्गों में निरंतर संघर्ष हुआ, और इसमें उसने बताया कि इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की जो विजय है वो निश्चित है। और इस प्रकार उसने कहा कि पहली 3 अवस्थाओं में जो शोषित वर्ग की विजय हुई, वैसे यहाँ पर भी सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित है। 5वीं अवस्था उसने बताई सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवाद की अवस्था। यह अवस्था तब आती है जब पूंजीवाद का पतन होता है, और इस अवस्था में उसने कहा है कि उत्पादन के जो साधन है, जिस पर अब तक पूंजीपति वर्ग का
आधिपत्यता, इसमें उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाएगा और इसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद तब तक रहेगा जब तक कि पूंजीवाद के बचे कुछ अंश भी समाप्त न हो जाए। तो इस अवस्था में वो कहता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों का जो है एक प्रकार से जो वितरण है वो कार्य की क्षमता के अनुसार होगा, न कि आवश्यकताओं के अनुसार होगा। तो इस प्रकार उसने कहा कि इस अवस्था में भी राज्य विद्यमान रहेगा और राज्य का प्रयोग जो है वो पूंजीवाद के बचे कुछ अंशों को समाप्त करने में सर्वहारा वर्ग के द्वारा किया जाएगा उसका प्रयोग। तो इस प्रकार वो कहता है कि इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बहुमत का दमन नहीं करेगा, बल्कि बहुमत जो वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो अल्पसंख्यक वर्ग जो पूंजीपति है उसका दमन करेगा। फिर लास्ट अवस्था, छठी अवस्था में वो कहता है कि साम्यवाद की स्थापना होगी, यानी कि इसको वो साम्यवादी अवस्था कहता है। तो इस साम्यवादी अवस्था का जो प्रादुर्भाव है वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा होगा और मार्क्स के लिए यह एक प्रकार से अंतिम अवस्था होगी जिसमें राज्य जो है समाप्त हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई वर्ग नहीं रहेगा, न शोषण रहेगा, न राज्य रहेगा। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स के लिए यह एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा, यह अवस्था होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा और इसमें राज्य का धीरे धीरे अंत हो जाएगा और इसमें यह सिद्धांत होगा कि प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उसने जो विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं का वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि सभी समाजों में सभी व्यक्ति जो है वो प्रकृति में प्रकृति का शोषण करते हैं। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि हमेशा मानव के द्वारा प्रकृति का शोषण किया जाता रहा है। फिर प्रकृति की उपलब्धियों में प्रकृति जो है वो हर एक अवस्था में भिन्न भिन्न तरीके से समाज में व्यक्ति को उपलब्धियां देती है। फिर समाज की में सभी आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों की एक साथ पूरी नहीं होती है, जिसके कारण समाज में निरंतर संघर्ष विद्यमान रहता है और प्रत्येक ऐतिहासिक अवस्था में जो शोषित वर्ग है वो शोषक वर्ग पर विजय प्राप्त करता है। फिर उसने यह भी बताया कि समाज की जो स्वरूप है वो उत्पादन के साधनों से निर्धारित होता है, यानी कि समाज में किस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है उससे समाज का स्वरूप जो है निर्धारित होता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने एक प्रकार से जो सामाजिक अवस्थाएं बताई है उसका उसने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। फिर उसने चौथी जो विशेषता बताई है इस सिद्धांत की, यंत्रों में निर्धारण करने की क्षमता, यानी कि जो समाज की विभिन्न अवस्थाओं में जो उत्पादन का जो निर्धारण होता है उत्पादन की शक्तियों का, वह यंत्रों के द्वारा होता है। यानी कि जिस वर्ग का जितना यंत्रों पर नियंत्रण होगा वह उतना ही उत्पादन के साधनों पर उसका स्वामित्व रहता है। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि समाज का जो वर्ग उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है वह समाज के अन्य वर्गों पर भी अपना नियंत्रण रखता है और इससे समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का मानना है कि उत्पादन का जो स्वरूप है, जो उत्पादन की अवस्थाएं होती है वो समाज के स्वरूप को निर्धारित करती है। यानी कि एक सामाजिक अवस्था से दूसरी सामाजिक अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं वो विभिन्न नए नए आविष्कारों के बाद, विभिन्न तकनीकी परिवर्तनों के बाद आते हैं जो कि उत्पादन की शक्तियों में भी परिवर्तन लाते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन के ढंग में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे यंत्रों का विकास होता है, वैसे वैसे संस्थाएं भी बदलती रहती है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा बताई है कि मानव और यंत्रों के आपस में जो संबंध होते हैं, उनके संबंधों में जो परिवर्तन निरंतर आते हैं, उसी से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के लिए जो समाज में विभिन्न जो परिवर्तन होते हैं उसका कारण है मानव और उसके द्वारा प्रयोग किए गए यंत्रों में जो आपसी संबंध होता है, उसमें जो निरंतर परिवर्तन आता है उससे समाज में परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का मानना है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक और कानूनी जो पद्धतियाँ हैं, विचार है, वह सब इतिहास के विकास क्रम में ही जन्म लेते हैं और वे सब जीवन की भौतिक आवश्यकताओं से ही ये सभी दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक
व्याख्या में इस बात पर ज़्यादा महत्व दिया है कि आर्थिक अवस्थाएं और उसको निर्धारित करने की जो शक्ति है, जो क्षमता होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो एक प्रकार से समाज के स्वरूप का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि उसने कुछ और गैर आर्थिक तत्वों को भी महत्व दिया है, जिसमें धर्म, आध्यात्म, कला, नैतिकता, दर्शन वगैरह को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन कार्ल मार्क्स के लिए अंतिम रूप से जो महत्वपूर्ण तत्व है वो आर्थिक तत्व है और यही आर्थिक तत्व विभिन्न संस्थाओं के उत्थान और पतन का कारण रहा है इतिहास में। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो भौतिक जीवन में जो उत्पादन की जो विभिन्न शक्तियाँ होती है वो सामाजिक, क्रांतिक और बौद्धिक जीवन को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार हम कार्ल मार्क्स ने एक कथन कहा था कि मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कहकर उसने विभिन्न जो अवस्थाएं हैं समाज की, आर्थिक अवस्थाएं, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इस प्रकार हम देखें कि कार्ल मार्क्स की इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है उसका संक्षिप्त में हम निष्कर्ष निकालें तो यह देखते हैं कि जो उसका कहना है कि दैनिक जो कार्य होते हैं हमारे, वो हमारे मस्तिष्क को निर्धारित करते हैं, न कि हमारा मस्तिष्क उसको निर्धारित करता है। तो इसलिए उसने कहा है कि उत्पादन शक्तियों में जो समाज की स्थिति होती है वो हमारे विचारों को निर्धारित करती है, यानी उत्पादन की शक्तियाँ विचारों का आधार होती है और किसी भी युग में जो संस्कृति होती है उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है या उसका जो निर्धारण होता है वो उत्पादन के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स के लिए सामाजिक परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण साधन है वो सामान्य आर्थिक तत्व है, न कि किसी भी प्रकार के आदर्शवादी सिद्धांत यानी विचार, धर्म, आध्यात्मिकता या नैतिक तत्व नहीं है, बल्कि केवल सामान्य आर्थिक तत्व ही समाज में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण होते हैं।